हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र सिन्हा फिर से आपको साइंस की टॉपिक के लेके आपके बीच में मैं हाजिर हूँ। आज जो नए टॉपिक की मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो नया टॉपिक कौन से अपने ईंधन की बात करें, जिसको कहते हैं अपन फ्यूल। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। हम रसायन विज्ञान की बात कर रहे हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम ईंधन की डिस्कस कर रहे हैं, यानी फ्यूल की डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों किसकी डिस्कस करेंगे? फ्यूल का। ये हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का दैनिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनकर आते हैं। आई होप सो मैं आपको आज जो क्लास में टॉपिक पढ़ाऊंगा वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा। दोस्तों तो चलिए हम बात करते हैं ईंधन की। सबसे पहले हम बात करते हैं ईंधन होता क्या है, किसे कहते हैं ईंधन। नॉर्मली यदि लकड़ी को जलाते हैं तो उस पर अपन खाना पकाते हैं, ये सारे क्या ईंधन है। गैस के रूप में हम चूल्हे पे जलाकर खाना पकाते क्या ईंधन। ये सारे ईंधन ही अपने जिसका प्रयोग करते हैं। ईंधन के रूप में हम आग का जलाना ईंधन कहलाता है नॉर्मली यदि ऐसे देखा जाए तो। लेकिन वे सब पदार्थ की बात करेंगे, वे सब पदार्थ जो अकेले या अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके, प्रतिक्रिया करके ऊष्मा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊष्मा प्रदान करता है। क्या कहलाता है? वो ईंधन कहलाते हैं। दोस्तों यदि अपने से पूछा जाए, ईंधन की परिभाषा पूछा जाए रासायनिक विज्ञान के माध्यम से, यदि अपने को रिप्रेजेंट करना हो तो हम आसानी से बता सकते हैं वे सब पदार्थ जो अकेले या किसी अन्य पदार्थों से प्रतिक्रिया करके, अभिक्रिया करके हमें ऊष्मा प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? ईंधन कहते हैं। और इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? फ्यूल्स कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? अधिकांश ईंधनों में जो होती है वो कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है? कार्बन उपस्थित होते हैं। बिना कार्बन के काम ये नहीं चल सकता। दोस्तों किसमें? ईंधन की बात करते हैं। इन ईंधनों में वायु में जलाने पर, इन ईंधनों को वायु में जलाने पर ऊष्मा प्राप्त होते हैं। दोस्तों क्या प्राप्त होते हैं? ऊष्मा प्राप्त होते हैं। तो अपने सीधी पूछ लिया जाए तो ईंधन के बारे में आसानी से बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? कि अधिकांश ईंधनों में कार्बन उपस्थित होता है। अधिकांश ईंधनों में कार्बन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? कार्बन उपस्थित होता है। इन ईंधनों को वायु की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है दोस्तों? ऊष्मा प्रदान करता है या ऊष्मा प्राप्त होता है। वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? वायु में ऊष्मा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई ऊष्मा की, ईंधन की बात हो गई। किसकी बात हो गई? ईंधन की बात। अब ईंधन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यदि इनकी विशेषताएं की बात किया जाए तो क्या विशेषताएं? ईंधन की क्या विशेषताएं जिससे हमें पहचान मिले? एक आदर्श ईंधन या उत्तम कोटि के ईंधन में निम्नलिखित प्रकार की गुण होना आवश्यक है। क्या कहा मैंने दोस्तों? एक आदर्श ईंधन या उत्तम कोटि के ईंधन में निम्नलिखित प्रकार की विशेषताएं या गुण होना आवश्यक है। सबसे पहले जो होना चाहिए, इसका ऊष्मीय मान जो होना चाहिए वो उच्च होना चाहिए। यदि अपने से पूछा जाए कि ईंधन की विशेषता क्या है, तो ईंधन की विशेषता उसमें ऊष्मीय मान क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। किसमें? ईंधन में ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। ये सबसे पहली प्राथमिकता इनकी विशेषता है। ये विशेषता होना ही चाहिए सबसे पहले। इसका दहन ना तो अत्यंत मंद हो और ना ही अत्यंत तीव्र होना चाहिए। ठीक है ना इनका दहन जो होता है ना अत्यंत मंद होनी चाहिए और ना ही अत्यंत तीव्र होनी चाहिए। किसकी? ईंधन की। ये इनकी सबसे विशेष गुण होना चाहिए। और सबसे बड़ी जो होती है इनकी विशेषता, और इनके भंडारण में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कोई कठिनाई भी नहीं होनी चाहिए। यह भी इनकी सबसे बड़ी विशेषता होना चाहिए। ईंधन
सस्ता और आसानी से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, ये इनकी विशेषता होती है। आसानी से जलने लायक के फलस्वरूप ये किसी भी हानिकारक गैस की उत्पत्ति नहीं करे, वो ईंधन की सबसे बड़ी विशेषता होती है। ईंधन के जलने के पश्चात हानिकारक गैस नहीं निकलनी चाहिए। ये इनकी प्रमुख विशेषताएं माने जाते हैं, ठीक है ना। ठोस, द्रव ईंधन की अपेक्षा जो होते हैं गैसीय ईंधन अधिक अच्छा माना जाता है। ये तीनों ही रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ठोस के रूप में भी हम ईंधन प्राप्त करते हैं, द्रव के रूप में भी हम ईंधन प्राप्त करते हैं और गैस के रूप में भी हम ईंधन प्राप्त करते हैं दोस्तों। ठोस के रूप में यदि बात करें तो लकड़ी कोयला की बात कर लेते हैं अपन। द्रव के रूप में बात करते तो पेट्रोल डीजल की बात कर लेते हैं दोस्तों। गैस के रूप में बात करते तो हाइड्रोजन वगैरह की, मीथेन वगैरह गैस की हम बात कर लेते, ब्यूटेन वगैरह की हम बात करें, एलपीजी की, नॉर्मली अपन एलपीजी को। ये सारे तीनों ही रूप में हमें ईंधन प्राप्त होता है। कितने रूप में? तीनों ही रूप में हमें ईंधन प्राप्त होना चाहिए। ईंधन तीनों ही रूप में हमें प्राप्त होना चाहिए। किस किस रूप में प्राप्त होना चाहिए? ठोस के रूप में भी हमें प्राप्त होना चाहिए, द्रव के रूप में भी होना चाहिए और हमें गैस के रूप में भी होना चाहिए। ठोस के रूप में हमारे पास लकड़ी, कोयला ईंधन का प्रमुख साधन माना जाता है। द्रव की बात की करें तो हम यहां पे ले सकते हैं डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि, ये सब हम द्रव के रूप में लेते हैं। और गैस के रूप में बात करें तो हम डायरेक्ट सिंपल से भाषा में लिख सकते हैं एलपीजी, मीथेन की बात कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस की बात कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है? ये तीन अवस्थाएं से हम ईंधन को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और इनकी उपयोगिता के आधार पर, स्थिति के अनुसार पे, उपयोग के आधार पर हम इनको अलग अलग ढंग से प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये हो गई ईंधन की सबसे बड़ी विशेषता। उसमें मान उच्च होना चाहिए, ईंधन के जलने के पश्चात हानिकारक गैस नहीं निकलना चाहिए, आसानी से ईंधन को हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, ठीक है ना। ये सब ईंधन की विशेषताएं और ये तीन रूप में हमें प्राप्त होना चाहिए। नंबर एक की बात की अपन, ठोस के रूप में भी हमें ईंधन प्राप्त होना चाहिए, द्रव के रूप में भी ईंधन प्राप्त होना चाहिए और हमें गैस के रूप में भी हमें ईंधन प्राप्त होना चाहिए दोस्तों। चलिए, ये तो हो गई ईंधन की विशेषता। अब यदि अपने से यदि पूछ लिया जाए कि आपको यह बताना गैसीय ईंधनों की विशेषता क्या है, सबसे अधिक यदि बात करें गैसीय ईंधनों की विशेषता क्या, मैंने क्या क्या, ये तीनों ही रूप में जो गैस हमें प्राप्त हो रहे थे उनमें से सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है गैसीय ईंधन। क्या माना जाता है? गैसीय ईंधन अधिक अच्छा होता है। किसकी अपेक्षा में? ठोस और द्रव की अपेक्षा में। यह सबसे नोट करने वाली पॉइंट है, यदि नोट करना है, ठोस व द्रव ईंधनों की अपेक्षा गैसीय ईंधन सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है दोस्तों, सबसे महत्व। अब इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसे आसानी से जलाया या बुझाया जा सकता है। अच्छा का मतलब क्या? इसे आसानी से जलाया या बुझाया जा सकता है। इनके प्रयोग से ना ही राख निकलती और ना ही धुआं बनती है दोस्तों, ना ही धुआं बनते और ना ही इनसे राख बनते हैं दोस्तों। किनसे? गैसीय ईंधन की बात करें हम, इन्हें ऐच्छिक स्थान पर ले जाकर ऊष्मा प्राप्त की जा सकती है। ऐच्छिक का मतलब कि अपनी इच्छा अनुसार किसी भी जगह आप इसको ऊपर ले, कहीं भी, हर जगह अपने स्थान चूज कर लो, किस स्थान पर, इस लोकेशन
स्थल पे हमें खाना पकाना है, ईंधन के रूप में प्रयोग करना है गैसीय, तो आप वहां पे आप प्रयोग कर सकते हो। ये गैसीय ईंधन की सबसे बड़ी विशेषता माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इनमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। कौन से? गैसीय ईंधन से सबसे अच्छा माना जाता है। इसका मतलब क्या कि इनसे अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है, इसीलिए हम गैसीय ईंधन को हम क्या मानते हैं? सबसे अच्छा मानते हैं। इनके प्रवाह को आसानी से हम कम या तेज कर सकते हैं, यानी लोज होती है जो फ्लेम जो निकलती है, वो फ्लेम को हम आसानी से विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल, ठीक है ना, कंट्रोलर होती है, कुछ इस प्रकार की स्विच होती है, नोब्स होती है, जिनकी तरह आसानी से हम क्या कर सकते हैं? इनको घुमाकर तेज और हम कम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, इसलिए सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है गैसीय ईंधन। लेकिन सामान्य प्रयोग में आने वाली कुछ ईंधने जो है जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं अच्छी तरह से। चलिए बात करें अपन। सामान्य प्रयोग में आने वाले, सामान्य प्रयोग में आने वाले कौन? ईंधन गैस है। गैसें कौन कौन सी गैसें हैं जिनका अपन प्रयोग कर सकते हैं? नंबर 1, कोल गैस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कोल गैस की। कोल गैस, यदि अपने से पूछ लिया जाए कोल गैस के बारे में तो बताना है। कोल गैस, ठीक है, यह कई दहनशील गैसों का मिश्रण होता है। किसकी बात कर रहे हैं? कोल गैस की। यदि पूछा जाए तो बताना यह कई दहनशील गैसों का मिश्रण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोल गैस कहते हैं। इसका संघटन कोयले की किस्म और भंजक सरवन के ताप पर निर्भर करता है। भंजक सरवन के ताप पर, भंजक मतलब विभिन्न प्रकार के कोयलों के ताप पर निर्भर करती। इसकी औसत प्रतिशत रचना में जो होती है, इनमें जो मिला होता है, जिसमें आपने कहा कि ये कई दहनशील गैसों का मिश्रण होता है, तो कई दहनशील गैसों का मिश्रण होता है। तो कई दहनशील गैसों का मिश्रण होता है। कौन कौन सा मिश्रण? किनकी संगठन होते हैं? संगठन के रूप में, मिश्रण के रूप में क्या क्या मिला होते हैं? तो दोस्तों इनके में जो सर्वप्रथम मिला होता है वो हाइड्रोजन होते हैं 55%। क्या? हाइड्रोजन 55% होते हैं। उसके बाद मीथेन की बात करते हैं। किसकी? मीथेन बोल दो, मेथेन बोल दो, 30% होते हैं दोस्तों। कितने? 30%। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का 4% होता है। इसमें मात्र 4% जहरीली गैस माना जाता है, जो 4% होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं हम? 3% मिले होते हैं। कितने? तथा अज्वलनशील अशुद्धियों के रूप में, तथा अज्वलनशील अशुद्धियों के रूप में क्या क्या मिले होते हैं? नाइट्रोजन मिले हो सकते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड मिले हो सकते हैं, और O2, CO2 N और O2 आदि, ये सब भी मिले होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, ये सब भी मिले होते हैं। शेष मात्रा इनका बच जाता, तो शेष मात्रा के रूप में कितना? 8%। ये हाइड्रोजन
55%, मीथेन 30%, कार्बन मोनोऑक्साइड 4%, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का 30% और शेष जो होते हैं 8% उसमें O2, CO2 और N2 मिले होते हैं दोस्तों। इनमें प्रथम 3 अवयव जो होते हैं वो तनुकारी पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तनुकारी पदार्थ कहलाते हैं, अर्थात हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे हम कहते हैं तनुकारी पदार्थ। क्या कहते हैं दोस्तों? 3 अवयव जो होते हैं वो प्रमुख प्रथम 3 अवयव जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तनुकारी पदार्थ कहलाते हैं। जलकर उष्मा देते हैं। क्या देते हैं? जलकर उष्मा देते हैं, जबकि बाकी जो होते हैं वो प्रकाश उत्पादक होते हैं। जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं? प्रकाश उत्पादक होते हैं। ये जलकर क्या देते हैं? उष्मा देते हैं, इसीलिए कहते हैं इसको तनुकारी पदार्थ। उष्मा प्राप्त होता है और इससे क्या प्राप्त होता है दोस्तों? प्रकाश प्राप्त होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रकाश प्राप्त होता है, इसीलिए यह प्रदीपक अंग कहलाता दोस्तों। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो क्या कहलाता है? वो प्रदीपक अंग कहलाता है। किसके? कोल गैस के। कोल गैस कई दहनशील गैसों का मिश्रण होता है दोस्तों। उनमें जो मिश्रण होती है उनमें प्रथम 3 अवयव जो होते हैं अपने पास, फॉर एग्जांपल की बात करें हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन तीनों को हम तनुकारी पदार्थ कहते हैं, अर्थात ये जलकर हमें उष्मा प्रदान करते हैं। शेष यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हमें प्रकाश प्रदान करते हैं, प्रकाश उत्पादक होता है, इसीलिए हम प्रदीपक अंग कहते हैं। यह जलने के बाद प्रकाश उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ठीक है ना? ये हो गया हमारे पास किसकी बात? कोल गैस की बात हो गई। किसकी बात कर ली दोस्तों हमने? कोल गैस की हमने बात कर ली। चलिए अब हम बात करेंगे नंबर 1 हो गया। नंबर 2 बात करेंगे भाप अंगार गैस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? भाप अंगार गैस। किसकी बात करें दोस्तों? भाप अंगार गैस। इसको अपनी भाषा में कह सकते हैं वाटर गैस। क्या कह सकते हैं दोस्तों? वाटर गैस भी कह सकते हैं। वाटर गैस कहते हैं। वाटर गैस, इनमें किनका किनका मिश्रण होता है दोस्तों? वाटर गैस में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। किसके? यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के आणविक मिश्रण होते हैं। कौन? भाप अंगार गैस, जिसे हम वाटर गैस भी कहते हैं। यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के आणविक मिश्रण होता है दोस्तों। आणविक मिश्रण होता है। ठीक है? इसमें अशुद्धियों के रूप में क्या क्या मिला होता है? इनमें अशुद्धियों के रूप में CO2, क्या? CO2, H2O और N2 आदि मिले होते हैं दोस्तों, अशुद्धि के रूप में आदि मिले हुए रहते हैं। ठीक है ना? अपने से पूछ लिया जाता है तो आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है? इसे मिथाइल एल्कोहल, इससे हम मिथाइल एल्कोहल भी बना सकते हैं आसानी से। क्या बना सकते हैं? मिथाइल एल्कोहल भी आसानी से बना। हाइड्रोजन गैस के बनाने में भी हम इसे काम में लेते हैं। कौन? भाप अंगार गैस। यदि पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो। हाइड्रोजन गैस बनाने के भी काम आते हैं।
जो अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन में उपयोगी माना जाता है, ठीक है। और इनके अलावा हम जो बात करें, इससे हम मिथाइल अल्कोहल भी बना सकते हैं। ध्यान रहे कि कैलोरी मान जो होता है इसका, वो प्रोड्यूसर गैस से अधिक होता है। क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस से अधिक होता है, ठीक है। भाप अंगार गैस का जो कैलोरी मान होता है वो दूसरे गैसों की अपेक्षा अधिक माने जाता है। यह अकेले अथवा कोल गैस के साथ मिलकर ईंधन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। ईंधन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। वाटर गैस की बात करिए, किसकी? वाटर गैस। इससे हम मिथाइल अल्कोहल भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इनका प्रयोग हम हाइड्रोजन गैस के बनाने में भी करते हैं दोस्तों। हाँ, यह अकेले या कोल गैस के साथ मिलकर ईंधन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका कैलोरी मान जो होता है दोस्तों, प्रोड्यूसर गैस से अधिक माना जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? भाप अंगार गैस। क्या कहते हैं? भाप अंगार गैस। आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो यह पूछा जाता है कि भाप अंगार गैस यानी वाटर गैस में किनका मिश्रण होता है, किन किन के मिश्रण से ईंधन प्राप्त होते हैं। आपको बताना, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के आणविक मिश्रण से बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? भाप अंगार गैस कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे वायु अंगार गैस की। ये तो क्या भाप अंगार गैस, अब करें हम बात वायु अंगार गैस की। जिसे हम इंग्लिश में प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं दोस्तों। अब अपने सीधी पूछ लिया जाए प्रोड्यूसर गैस में किसका किसका मिश्रण होता है, संगठन किसके किसके होते हैं, तो आप आसानी बता सकते हो। यह कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है दोस्तों। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। यह तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है दोस्तों। कौन? वायु अंगार गैस। वायु अंगार गैस को हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। यह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पेपर में क्वेश्चंस है, ठीक है ना। कि वायु अंगार गैस जिसे हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, ये किनके मिश्रण में होता है, किनके मिश्रण से बनाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण से हम वायु अंगार गैस बनाते हैं, ठीक है ना। ये इनमें अशुद्धि के रूप में थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहता है। क्या मौजूद रहता? कार्बन डाइऑक्साइड। अशुद्धि के रूप में मौजूद रहता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है पेपर में दोस्तों कि प्रोड्यूसर गैस में किसका मिश्रण होता है, प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो वो प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन कहलाता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड और तथा नाइट्रोजन को मिलाकर जो तैयार होता है ईंधन, वो क्या कहलाता है? वायु अंगार गैस यानी प्रोड्यूसर गैस कहलाता है, ठीक है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इनका सबसे ज्यादा यह एक सस्ता ईंधन माना जाता है। सबसे सस्ता ईंधन माना जाता है वो कौन सा होता है? वायु अंगार गैस। इनका जो प्रयोग करते हैं वो कांच के निर्माण में, धातु निष्कर्षण में हम किसका प्रयोग करते हैं? सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं हम प्रोड्यूसर गैस का। यदि पूछा जाए कि प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग कहां किया जाता है, तो आप आसानी से बता सकते हो कांच के निर्माण में, धातु निष्कर्षण के उद्योग में हम सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। किनका? प्रोड्यूसर गैस। सबसे सस्ता गैस माना जाता है, सबसे सस्ता,
ठीक है ना, क्या बताना, सबसे सस्ता ईंधन के रूप में प्रयोग होने वाला जो है वो कौन है, वायु अंगार गैस, जिसे कहते हैं प्रोड्यूसर गैस, ठीक है ना। इनका जो कैलोरी मान होता है वो अन्य ईंधनों की तुलना में सबसे कम होता है। यह सबसे सस्ता ईंधन है जो जलकर उच्च ताप देता है, जो जलकर क्या देता है, उच्च ताप देता है। कांच के निर्माण में तथा धातु निष्कर्षण में इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ये हो गए अपने पास कौन सा, वायु अंगार गैस, जिसे हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। अब आ जाते हैं तेल गैस की बात करते हैं, किसकी, ऑयल गैस की। ऑयल गैस में संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। यह एक सरल संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। सरल रूप से, सरलीकृत कहते हैं जिसको, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, उसे हम तेल गैस कहते हैं। जैसे एसिटिलीन की बात कर दे, जैसे मीथेन की बात करें, जैसे एथिलीन की बात करें, जैसे मिट्टी तेल की बात करें, पेट्रोलियम के भंजक द्वारा तैयार किया हुआ गैस की बात करें, ये सारे के सारे क्या कहलाते, तेल गैस कहलाते। इस गैस में वायु मिलाकर प्रयोगशाला में बर्नर जलाए जाते हैं, इसीलिए से हमको क्या कहते हैं, तेल गैस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, तेल गैस। यदि पूछ लिया जाए तेल गैस किसे कहते हैं तो आप बता सकते हो आसानी से, ऑयल गैस की बात करें, यह संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे मीथेन की बात कर दे, एसिटिलीन की बात कर दे, एथिलीन की बात कर दे, ठीक है ना। यह मिट्टी के तेल या पेट्रोलियम के भंजक श्रवण द्वारा तैयार किया जाता है। मिट्टी के तेल की या पेट्रोलियम के भंजक श्रवण द्वारा तैयार किए जाने वाले जो गैस होते हैं वो तेल गैस कहलाता है। इस गैस में वायु मिलाकर के हम क्या करते हैं, प्रयोगशालाओं में बर्नर जलाए जाते हैं, बर्नर जलाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तेल गैस कहलाते हैं। चलिए, तेल गैस के अलावा की बात करेंगे हम प्राकृतिक गैस की। किसकी, प्राकृतिक गैस। जिसको हम नेचुरल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नेचुरल गैस। यदि अपने से पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि नेचुरल गैस क्या होता है दोस्तों, ठीक है। नेचुरल गैस की बात कर दे, पेट्रोलियम के कुओं से निकलने वाली गैसों में मुख्य रूप से मीथेन तथा इथेन होते हैं। मुख्य रूप से क्या होते हैं, मीथेन तथा इथेन होते हैं। प्राकृतिक गैस की बात कर रहे हैं, नेचुरल गैस की बात करते हैं तो पेट्रोलियम के कुओं से निकलने वाली गैसों के रूप में मुख्य रूप से मीथेन तथा इथेन होते हैं। मीथेन की मात्रा जो होती है लगभग 83% माने जाते हैं और इथेन का कितने माने जाते हैं, लगभग 16% माने जाते हैं। यानी मीथेन का 83% और इथेन का 16% का मिश्रण होता है, जो ज्वलनशील होने के कारण ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। प्राप्त ऊष्मा की मात्रा के आधार पर प्राकृतिक गैस सर्वश्रेष्ठ ईंधन के रूप में माना जाता है। किसके रूप में, सर्वश्रेष्ठ ईंधन के रूप में हम किसे मानते हैं, प्राकृतिक गैस की। प्राकृतिक गैस के रूप में जो ईंधन हम प्राप्त करते हैं उनमें नॉर्मली मीथेन और इथेन होते हैं। मीथेन की मात्रा 83% और इथेन की मात्रा जो होती है वो 16% लेके चलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इन दोनों के मिश्रण से प्राकृतिक गैस तैयार होते हैं। यदि अपने से पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि प्राकृतिक गैस के तेल के कुओं से भी उपकल बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त किया सकता है। यानी बाय प्रोडक्ट कितने ही इससे अलग अलग आप ईंधन के रूप में ले सकते हो। इस गैस का प्रधान अवयव जो होता है, सबसे मुख्य अवयव जो माने गए हैं प्राकृतिक गैस का, वो मीथेन होता है। मीथेन को हम मार्स गैस भी कहते हैं और इसका सूत्र होता है, अणु सूत्र की बात करें तो इसका अणु सूत्र होता है CH4। क्या होता है दोस्तों, CH4। प्राकृतिक गैस का उपयोग कृत्रिम उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पर प्राकृतिक गैस में
मुख्य अवयव यदि पूछ लिया जाए कि मुख्य अवयव कौन से होते, तो आपको बताना है मीथेन। क्या बताना? मीथेन, CH4, ठीक है ना। और इनका प्रयोग पूछ लिया जाए तो कृत्रिम उर्वरकों के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं हम? प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया, उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ ईंधन माना जाता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को क्या माना था? सर्वश्रेष्ठ ईंधन। इनमें क्या क्या मिले होते हैं? मीथेन मिले होते हैं। मीथेन का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? मीथेन का प्रतिशत लगभग 83% मान लेते हैं। और इथेन का कितना मान के चलते हैं दोस्तों? 16%, ठीक है। इस तरह से हमने देखा, प्राकृतिक गैस की बात कर लिया, ऑयल गैस की बात कर ली, हाँ, भाप अंगार गैस की बात कर लिया, वायु अंगार गैस की बात कर ली। अब हम बात करेंगे जीवाश्म की। किसकी? जीवाश्म। फोसिल फ्यूल किसको कहते हैं? जिसको फोसिल फ्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फोसिल फ्यूल। यदि अपने से पूछा जाए जीवाश्म किसकी बात करेंगे अपन? जीवाश्म की। जीवाश्म ईंधन की बात किया जाए जिसे हम फोसिल फ्यूल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? फोसिल फ्यूल। जीवाश्म ईंधन से तात्पर्य है उन ईंधनों से जो पेड़ पौधे और जानवरों के अवशेषों के धरती के अंदर लाखों वर्षों तक दबे रहने के फलस्वरूप बनते हैं। वो क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। कोई पूछे तो बता सकते हो जीवाश्म ईंधन का तात्पर्य उस ईंधन से है, उन इस प्रकार के ईंधन से है जो कई वर्षों तक, कई लाखों वर्षों तक पेड़ पौधों, जानवरों के अवशेषों जो दबे होते हैं, जो ईंधन के रूप में कई लाखों वर्षों बाद हम फिर उसको उपयोग में लेते हैं, ठीक है। इन ईंधनों में ऊर्जा से भरपूर कार्बनिक यौगिक विद्यमान होते हैं। किनसे? इन जीवाश्म ईंधन में। जीवाश्म ईंधन में भरपूर मात्रा में कार्बनिक यौगिक विद्यमान होते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि, ये सभी के सभी हम क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन के उदाहरण माने जाते हैं। यदि अपने से पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि जीवाश्म ईंधन का सबसे प्रमुख उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि प्रमुख उदाहरण है जो जीवाश्म ईंधन से तात्पर्य का मतलब क्या बताया मैंने? उन ईंधन से है जो पेड़ पौधे, जानवरों के अवशेष के रूप में धरती के अंदर कई लाखों वर्षों तक दबे रहने के फलस्वरूप ईंधन के रूप में तैयार होता है दोस्तों, ठीक है ना। इन ईंधनों में ऊर्जा के रूप में भरपूर मात्रा में कार्बनिक यौगिक विद्यमान होते हैं। क्या विद्यमान होते हैं? कार्बनिक यौगिक विद्यमान होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या माना दोस्तों अपन ने? कोयला। और क्या कहा अपन ने? पेट्रोलियम। उसके बाद अपन ने क्या डिस्कस किया? प्राकृतिक गैस। ये सारे के सारे क्या माने जाते हैं? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, ठीक है ना। सबसे पहले यहां पे हम जीवाश्म ईंधन के रूप में कोयला की बात करेंगे। किनकी बात करेंगे? कोयला का। पृथ्वी के अंदर व्यापक रूप से जीवाश्मीय ईंधन के रूप में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या है? कोयला है। पृथ्वी के अंदर व्यापक तौर पर सबसे अधिक मात्रा में जीवाश्मीय ईंधन के रूप में जो प्राप्त होता है वो क्या है? कोयला है दोस्तों, ठीक है ना। क्या है? कोयला है। कोयला को हम खनिज कोयला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कोयला भी कहते हैं। क्या? खनिज कोयला भी कहा जाता है।
खनिज कोयला भी कहा जाता है। इसमें 60 से 80% तक या 90% भी कह सकते हैं, 60 से 90% तक मुक्त कार्बन तथा उसके यौगिकों के अतिरिक्त नाइट्रोजन, गंधक, लोहा आदि यौगिक भी उपस्थित होते हैं। यदि अपने से पूछा जाए तो अब आप बता सकते हो जीवाश्मी ईंधन के रूप में सबसे अधिक मात्रा में जो ईंधन होता है हमारे बीच, वो कौन होता है? कोयला होता है। कोयला को हम खनिज कोयला भी कहते हैं। और इनमें 60 से 90% मुक्त कार्बन तथा उसके यौगिक के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के यौगिक और भी उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन हो गया, गंधक हो गया, लोहा हो गया आदि, ये भी इनके साथ मौजूद होते हैं। कोयला मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? कोयला मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कोयला में 60 से 90% मुक्त कार्बन यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन यौगिक होते हैं। और इनके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त इसमें क्या क्या होता है? नाइट्रोजन, और क्या होते हैं? गंधक, लोहा आदि भी मौजूद होते हैं, आदि भी मौजूद होते हैं। ठीक है। ये अपने से पूछा जाए कोयला कितने प्रकार के होते हैं तो बता सकते हो कोयला मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार में बांटा गया इनको? 4 प्रकार में। यह 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है। चलिए पहले ये अपन नोट कर लेते हैं। 60 से 90% मुक्त कार्बन यौगिक होते हैं। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन, गंधक, लोहा आदि भी मौजूद होते हैं। ठीक है। चलिए ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नंबर 1 जो होते हैं वो होते हैं पिट। क्या होते हैं? पिट। ये प्रथम अवस्था है। कोयलाओं की क्या है? ये प्रथम अवस्था, जिसको हम पिट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पिट। पिट को हम इस तरह से लिखेंगे, पिट, PEAT, पिट। ये कोयला की प्रथम अवस्था माना जाता है। ठीक है ना। लिग्नाइट, ये कोयला की द्वितीय अवस्था माना जाता है। क्या माना जाता है? द्वितीय अवस्था। लिग्नाइट। तीसरा होता है बिटुमिनस। बिटुमिनस की बात करते हैं। ठीक है ना। बिटुमिनियस भी होता है दोस्तों और बिटुमिनस भी होता है। आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हो। एंथ्रासाइट। लास्ट अवस्थाएं जो होती है वो क्या होता है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। ये 4 अवस्थाएं होती है कोयलाओं की, या 4 प्रकार बोल दो। 4 प्रकार की होती कोयला। ठीक है ना। पिट कोयला निर्माण की प्रथम अवस्था माना जाता है। क्या होता है? प्रथम अवस्था होती है। कोयला निर्माण की प्रथम अवस्था होती है। क्या होती है? प्रथम अवस्था होती है। लिग्नाइट को हम भूरा कोयला भी कहते हैं।
कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भूरा कोयला भी कहा जाता है, यह ध्यान रखना। बिटुमिनस कोयले की सामान्य किस्म है। कोयले की सामान्य किस्म है कौन? बिटुमिनस। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम कोयला माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है? सर्वोत्तम। एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। सर्वोत्तम किस्म का कोयला। सबसे अधिक अच्छा कोयला किसको माना जाता है? एंथ्रासाइट को। एंथ्रासाइट कोयला जलने पर धुआं नहीं देता और काफी ऊष्मा उत्पादन करता है। काफी ऊष्मा उत्पन्न करता है। कौन? ये जलने पर धुआं नहीं देता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता दोस्तों। कौन सा? एंथ्रासाइट। वायु की उपस्थिति में, अब यदि यहां पे बात करें बिटुमिनस की, तो बिटुमिनस की और भी अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। इनका प्रयोग आप देखते होंगे पहले जो क्या कहते हैं अपना इंजन होता था, रेल इंजन कोयला पे ही चलता था दोस्तों। तो वहां पे यदि पूछा जाए कि इंजन में किस प्रकार के कोयला प्रयोग करते थे रेल चलाने के लिए, तो हम बता सकते हैं बिटुमिनस का प्रयोग करते हैं। तो बिटुमिनस कोयला इंजन में जलाने तथा कोल गैस बनाने में काम आता था। ठीक है ना? बिटुमिनस कोयला इंजन में, किसके अंदर? इंजन में जलाने तथा कोल गैस, क्या? कोल गैस बनाने में काम आता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। कोयला की सबसे अंतिम अवस्था जो होता है वो कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। कोयला की अंतिम अवस्था कौन से होते हैं? एंथ्रासाइट होता है। ठीक है ना? वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने पर कोक, अलकतरा और कोल गैस प्राप्त होते हैं। यदि अपने से पूछा जाए तो बता सकते हो वायु की अनुपस्थिति में। पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है ना? ये पॉइंट अपन नोट कर लेते हैं। इनके नोट करने के बाद अपन बात करेंगे कोयला। वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर क्या? अलकतरा की भी बात करते हैं, कोक की भी बात करते हैं। कोक, अलकतरा तथा कोल गैस। कौन से गैस? कोल गैस बनाने में वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर कोक, अलकतरा
तथा कोल गैस प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? कोल गैस प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया में कोयले का क्या होता है? भंजक स्रवण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कोयले का भंजक स्रवण कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रवण कहते हैं। ठीक है ना, अपने से पूछ लिया जाए तो बता सकते हैं आसानी से। कोयले का उपयोग बॉयलरों में, इंजनों में, भट्टियों में ईंधन के रूप में करते हैं। कोल गैस और बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। धातु में अपकारक के रूप में भी तथा कई रासायनिक पदार्थों के निर्माण में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? हम कोयले का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ये हो गए कोयले के प्रयोग की बात। किसकी प्रयोग हो गई? कोयले की प्रयोग किया। आपसे पूछा जाता है कि सर्वोत्तम ईंधन प्राप्त कौन है, तो आप बता सकते हो सर्वोत्तम ईंधन जीवाश्म ईंधन के रूप में कौन है? कोयला है। उसमें भी से कोयले के 4 प्रकार होते हैं। उसमें भी सर्वोत्तम ईंधन प्राप्त कौन होता है? कौन से कोयले से? एंथ्रासाइट होता है, सबसे अंतिम अवस्था माना जाता है। कोयले की सबसे प्रथम अवस्था जो होता है वो पीट होता है। उसके बाद लिग्नाइट होती है। लिग्नाइट का प्रयोग दोस्तों अपन ने बात कर ली। लिग्नाइट को हम भूरा कोयला भी कहते हैं। हाँ, एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है। बिटुमिनस का प्रयोग हम कहाँ करते थे? रेल इंजन के रूप में अपन कोयला जलाने के रूप में प्रयोग करते थे। कोल गैस बनाने में भी प्रयोग करते थे। कोल गैस का बनाना, अलकतरा का बनाना और कोक का बनाना क्या कहलाता है? कोयले का भंजक स्रवण कहलाता है। इस क्रिया से हम आसानी से बना सकते हैं वायु की अनुपस्थिति में। ये सारे के सारे जीवाश्मीय ईंधन कहलाते थे। क्या कहलाते थे? जीवाश्मीय ईंधन कहलाते थे। अब अपन जो बात करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपने बीच में, वो होगा अपना कौन सा? पेट्रोलियम की डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पेट्रोलियम की डिस्कस करने से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे हम पेट्रोलियम। तब तक के लिए बाय बाय बेटा।